सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हम दो पार्ट में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। यानी कि बच्चों को जब हम स्कूल में जब बच्चे आते हैं तो केवल बच्चों को हम पढ़ाते ही नहीं है, बच्चों को कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से चीजों को याद करवाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते हैं। इसके अलावा बच्चों को खेल कूद भी विद्यालय में करवाते हैं। इसके अलावा बच्चे नृत्य भी करते हैं, गायन भी करते हैं, ये सब स्कूल में बच्चे करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे एक तरीके से जो बच्चे हैं उनका हर तरीके से विकास होता है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, जो बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए जो सहायक चीजें करवाई जाती हैं या विद्यालय में जो चीजें कराई जाती हैं, जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं, उससे क्या होता है, उसको हम कहते क्या है, यहाँ पर ये पूछ रहा है। तो देखिए, सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक क्रियाकलाप या पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि पढ़ाई के साथ साथ जब हम बच्चों को और भी चीजें करवाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ खेल, पढ़ाई के साथ साथ वाद विवाद प्रतियोगिता, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कहीं घुमाने ले जाते हैं, ये सारी चीजें हम करवाते हैं, तो ये कहलाती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। यानी कि पाठ यानी कि पढ़ाई, सह मतलब साथ में, पढ़ाई के साथ साथ हम बच्चों को और भी क्रियाकलाप करवा रहे हैं। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाना भी बच्चों को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लगातार 8 घंटे होती है एक विद्यालय में। लगातार 8 घंटे में केवल आप बच्चों को पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, तो वो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि बच्चों को एक तरीके से हर चीज करवाया जाए विद्यालय में, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हो, बच्चों को पढ़ना भी अच्छा लगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 पे आते हैं। कक्षा कक्ष में सीखने सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? तो स्कूल में या कक्षा में जहां पर भी सीखने सिखाने की सामग्री रखी होती है, उस जगह को हम कहते हैं लर्निंग कॉर्नर। जैसे ये कमरा है तो इसमें एक जगह हमने बना दी जहां पर ढेर सारी हमने किताबें रख दी, इसके अलावा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रख दिए, तो बच्चे वहां पर देख करके सीख रहे हैं, तो इसे हम लर्निंग कॉर्नर कहेंगे। ऑप्शन ब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 है। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। बच्चों को, आप सभी ने टीचिंग की होगी स्कूलों में, तो आप सभी को पता होगा कि आप फोर्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हो, तो हर एक किताब की कार्य पुस्तिका मिलती है। ठीक है, जितने भी किताबें होती हैं सभी की कार्य पुस्तिका मिलती है कि बच्चे घर पर भी प्रैक्टिस करें, स्कूल में भी प्रैक्टिस करें। तो कार्य पुस्तिकाएं किस लिए मिलती हैं? खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, अभ्यास करने के लिए, उपयुक्त में से कोई। तो बच्चों को अधिक से अधिक अभ्यास या प्रैक्टिस करने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है। बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105 है। शिक्षकों को जो शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था कौन सी है? तो जनपद स्तर पर स्थापित जो अकादमिक संस्था है वो हम सभी को पता है डायट है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है, जो शिक्षकों को सपोर्ट भी करती है और शिक्षक प्रशिक्षण भी यहाँ पर होता है। बहुत सारे भाई बहन आप में से होंगे जो डायट से प्रशिक्षण ले रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। विद्यालय में सभी कक्षा कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। तो सभी स्कूलों में नियमित पठन पाठन के लिए क्या बनाया जाता है? समय सारणी यानी कि टाइम टेबल बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आप लोगों ने देखा होगा भी, और भी प्रश्न इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 107 है। विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं? तो विद्यालय की जो समय सारणी होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108 है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या कितनी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 7 विभाग होते हैं टोटल डाइट में। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने यानी कि मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था कौन है? अध्यापक शिक्षा संस्थान जितने भी हैं, चाहे वो डीएलएड के कॉलेज हो, चाहे वो बीएड के कॉलेज हो, जो भी अध्यापक शिक्षा को मान्यता देते हैं, उनको प्रमाणित कौन सी संस्था करती है? तो एनसीटीई करती है। एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, एनसीटीई करती है, सभी संस्थाओं को मान्यता प्रदान करती है। तो आप जिस भी कॉलेज से कर रहे हैं अपना डीएलएड, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एनसीटीई से मान्यता प्राप्त होगा वो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में, फरवरी 1964, 1 फरवरी 1964 को की गई थी, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 111 है, एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया। दोस्तों 1995 में एनसीटी का गठन किया गया था, याद रखिएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा जाती है? तो कस्तूरबा गांधी में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की लड़कियां पढ़ती हैं, तो 8वीं तक की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर तो आप लोगों को पता ही होगा कि सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है। तो हर स्कूल में ये सिंबल बना होता है, जिसमें दो बच्चे होते हैं, एक पेंसिल के ऊपर बैठे होते हैं, और उसके नीचे ऊपर लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, और नीचे लिखा होता है सब पढ़े सब बढ़े। तो देखिए, ये सर्व शिक्षा अभियान का तरीके से स्लोगन था, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 पे आते हैं, मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक या श्यामपट्ट? तो श्यामपट्ट क्या है? भौतिक संसाधन है, और बालक, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, समुदाय, ये सब क्या है? ये सब मानवीय संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए होता है, उसका संक्षिप्त रूप है? तो जो गांव के लिए होता है उसे हम बीआरसी कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और जो अर्बन के लिए होता है या नगर क्षेत्र के लिए होता है उसे हम यूआरसी कहते हैं। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्बन रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 116 पे आते हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, फर्नीचर या शिक्षक, बच्चे और समुदाय? तो मैंने आपको यही बता दिया है क्वेश्चन नंबर 114 में ही कि मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं, शिक्षक, बच्चे और समुदाय, या प्रधानाध्यापक भी इसी में आ जाएंगे। विद्यालय भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, श्यामपट्ट, चेयर, खिड़कियां, दरवाजे, ये सब क्या हैं? ये सब भौतिक संसाधन है विद्यालय के। क्वेश्चन नंबर 117 है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है। तो ये 1989 में एनआईओएस की स्थापना हुई थी, और एनआईओएस का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 है, सूचना का अधिकार विधेयक लोकसभा में कब लाया गया? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, दिसंबर 2004। दिसंबर 2004 में यह विधेयक लोकसभा में लाया गया था, और यह 15 जून 2005 को एक तरीके से ये एक अधिनियम बन गया था, ठीक है, ये पास हो गया था। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत की प्रथम मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो ये प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, हम सभी को पता है। और देखिए 2020-2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 120 है, बाल गणना पंजिका है विद्यालयी अभिलेख, शैक्षिक अभिलेख, आर्थिक अभिलेख या सामाजिक अभिलेख? तो ये विद्यालयी अभिलेख है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, प्राकृतिक आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं ये टोटल 6 प्रकार की होती है। 2020 का पेपर मैंने सॉल्व कराया, उसमें भी मैंने आप लोग को बताया है, जैसे भूकंप हुआ, भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, ठीक है, इसके अलावा तूफान हुआ, चक्रवात हुआ, और कहीं पर आग लगना हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला जुला करके टोटल 6 आपदाएं होती हैं जो प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको 10 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जो बेसिक होती है वो 6 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, समय सारणी से किसकी बचत होती है? आय की, समय और श्रम की, शिक्षण की या व्यय की? तो समय और श्रम की बचत होती है, क्योंकि हमें पता होता है किस घंटी में किस टीचर की कौन सी क्लास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है, साहित्यिक गतिविधि है नृत्य, कहानी लेखन, शैक्षिक भ्रमण या उच्चारण प्रतियोगिता? तो कहानी लेखन क्या है? ये एक तरीके से साहित्यिक गतिविधि है। 2020 में ही पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 124, कितना आसान सा प्रश्न पूछा है कि टीईटी का फुल फॉर्म आप बता दीजिए। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 125 है, विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी कितनी योजनाएं प्रचलित हैं? 4, 5, 2 या 3? तो विद्यालय की संरचना हेतु निर्माण संबंधी दो ही प्रकार की योजनाएं प्रचलित होती हैं, पहली है खुली योजना, दूसरी है बंद योजना। तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है 2, ये राइट आंसर होगा। तो खुली योजना में जैसे कि ई टाइप के भवन हुए या वाई टाइप के भवन हुए, इस तरह के आते हैं, और बंद योजना में जैसे कि आयताकार या डी आकार का, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 126 है, अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराए जाने का प्रावधान है? तो शनिवार या रविवार को। क्वेश्चन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, परिषदीय विद्यालयों में श्यामपट्ट सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रदेश में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ द्वारा निर्मित ऑडियो विजुअल माध्यम पर आधारित शैक्षिक कार्यक्रम मीना मंच में कितने कैसेट हैं? तो टोटल 12 कैसेट हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछता भी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता के लिए कौन सा पर्यवेक्षण किया जाता है? तो दोस्तों, व्यक्तिगत पर्यवेक्षण या फिर पैनल पर्यवेक्षण, सामूहिक पर्यवेक्षण या एकांश पर्यवेक्षण? तो राइट आंसर है पैनल पर्यवेक्षण। क्वेश्चन नंबर 130 है, कक्षा कक्ष में एवं कक्षा कक्ष से बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक होता है? योजना बनाना, पेड़ पौधे लगाना, टीएलएम बनाना या विद्यालय की सफाई करना? तो कोई भी काम कराने के लिए बच्चों को सबसे पहले हमें योजना बनानी पड़ती है, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी हमें लेसन प्लान बनाना पड़ता है, पाठ योजना बनानी पड़ती है। वैसे बच्चों को कहीं घुमाने फिराने के लिए भी हमें योजना बनानी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 131 है, विकास खंड के सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व किसका होता है? तो एक विकास खंड यानी कि एक ब्लॉक में जो सभी विद्यालयों के पर्यवेक्षण का काम है वो कौन करता है? वो करते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो अभी आपने देखा है कि एनसीटी की स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ऑलरेडी मैंने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर डाइट्स की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ब जो है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसा पर डाइट्स की स्थापना हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाए गए थे उसी टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं, न्यूपा का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूपा का मुख्यालय दिल्ली में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 पे आते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो हम सभी को पता है कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 में पारित हुआ था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं बताइए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप की विशेषताएं क्या क्या होती है? तो इसमें देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आते हैं, राष्ट्रीय पर्व, वृक्षारोपण, ये सभी आते हैं। ये सभी क्रियाकलाप बच्चों को हम करवाते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 137 है, विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं होती हैं व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रित होना या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। 2022 और 2023 में लगातार पूछे हुए प्रश्नों को आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 138 है, डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को क्या कहा है? डॉक्टर जसवंत सिंह ने समय सारणी को विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा है, यानी कितना इंपॉर्टेंट होता है टाइम टेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं, शैक्षिक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन लाना, सामान्य निर्देश देना, कक्षा कक्ष का निरीक्षण या अनुदानों की अपव्यय का निरीक्षण? अब यहाँ पर हम समझते हैं कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन लाना, इसका मतलब क्या होता है कि जैसा हम सोच रहे हैं, वांछनीय मतलब जैसा हम चाह रहे हैं वहां तक हम पहुंच पाए, कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसमें हम जो भी हमें लग रहा है गुणवत्ता नहीं सही है, विद्यालय की पढ़ाई में बच्चे कुछ कमजोर हैं या बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, या बच्चों को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, क्या ऐसे तरीके या क्या ऐसे शिक्षण विधियां हम प्रयोग करें जिससे सभी बच्चे पढ़ने में अच्छे हों। तो इन सब का हम शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन लाना, यही उद्देश्य होता है शैक्षिक पर्यवेक्षण का, और इसीलिए पर्यवेक्षण विद्यालयों में कराए जाते हैं। तो इस तरीके से टोटल 139 क्वेश्चन थे जिनको हमने 3 पार्ट में कंप्लीट किया। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए इसका भी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर यहाँ पर रॉन्ग दिया हुआ है, जिसको सही करवाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगर आपको ऑल सब्जेक्ट आपके 4th सेमेस्टर के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, यानी कि राजन सीरीज और पवन सीरीज के हम सारे बहुविकल्पी अत लघु उत्तरीय प्रश्नों की पूरी सीरीज हम दे देते हैं। 8 के 8 विषयों की, राजन सीरीज की भी और पवन सीरीज की भी पूरी की पूरी सीरीज मतलब आपको मिल जाती है सारे सब्जेक्ट की। तो अलग से आपको सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहे कॉल करके या मैसेज करके, व्हाट्सएप से भी आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको केवल 1 या 2 सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, बाकी सब्जेक्ट अगर आपके ठीक हैं तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। तो आप कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं हमसे। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। कोर्स को अगर आपके पास टाइम है तो अच्छे से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये आपका 4th सेमेस्टर है और 4th सेमेस्टर में किसी भी विषय में बैक ना लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जरूर आप चैनल से जुड़े रहिए
और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोज़ हम बनाते हैं उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से जाए और आप सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।